आप बताइए कि कैसा था आपका जॉइंट कमिश्नर का टेन्योर? फर्स्ट टाइम मेरा मुंबई सिटी में पोस्टिंग हुआ था और मुंबई सिटी में खौफ का, डर का माहौल था। क्यों? दिसंबर के अंदर एक के बाद एक कई बम ब्लास्ट हुए। आपको याद होगा घाटपुर बम ब्लास्ट 2 दिसंबर का था, जिसके बाद वो ख्वाजा यूनिस वाला जो केस हुआ था, जी। डिपो पे का बस में का बम मिला था, जी हाँ। विले पार्ले में का वहाँ बम ब्लास्ट हुआ, जी। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट हुआ। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर लैक ऑफ पॉलिटिकल विल थी। 3 दिन तक विनायक सावदे ने अपने सिर पर फलों का टोकरा रख करके और फल बेचता था। शायद हो सकता है देश में पहला केस हो जी। कि 6ठे दिन हमने जो केस को क्रैक किया। ट्विन ब्लास्ट हुआ। हमारे लिए वो जाति और धर्म, ये मजहब नहीं, हमारे लिए क्रिमिनल है वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का मानने वाला। फ्रॉम खाकी टू खादी, मुंबई पुलिस की कमिश्नरेट की हिस्ट्री में किसी कमिश्नर ने इस्तीफा नहीं दिया है पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए जो आपने किया। मुझे भी लगता है कि मैं शायद अपने देश के लिए, अपनी राष्ट्र सेवा के लिए कुछ नया कुछ काम कर पाऊंगा, जिसको कैटलिस्ट बोलते हैं ना जी। ये मैं कह सकता हूँ कि वो मुझे महसूस हुआ। पहले एक काम करते हैं कि एज ए जॉइंट कमिश्नर क्राइम शुरू करते हैं। आप बताइए कि कैसा था आपका जॉइंट कमिश्नर का टेन्योर? मुझे ये कहना चाहिए कि जब मैं मुंबई पुलिस ज्वाइन की जी। या मुंबई सिटी में आया मैं, जी। तो लगभग 15 वर्ष की मेरी सर्विस हो चुकी थी। मेरा फर्स्ट टाइम मेरा मुंबई सिटी में पोस्टिंग हुआ था जी। और मैं डायरेक्टली सीबीआई से यहाँ पर आया था। अच्छा, सीवा में थे पहले आप? मैं सीबीआई में दिल्ली में काम करता था। अच्छा, कौन से आईपीएस बैच के हैं आप? 1980 1980। ओके। जी। कर जब मैं आया, जी। मुझे लगता कहना चाहिए कि भगवान का ये आशीर्वाद ही था कि मैं मुंबई सिटी के अंदर जी। जो सबसे अच्छा जोन है जी। उसका मैं डीसीपी बना। 1995 में आप डीसीपी? डीसीपी दो, हाँ, जोन 7 जोन 7। जी हाँ, बिटवीन बैंड्रा टू अंधेरी का जो, जी हाँ, इलाका है। उसके बाद में एडिशनल भी बना। तो सबसे अच्छा जो है एडिशनल सीपी का रीजन होता है जी। वेस्ट रीजन, जी। उसका मैं एडिशनल सीपी बना। सही है, बिल्कुल। और जब मैं ज्वाइंट सीपी बना जी। तो मुंबई सिटी में जितने ज्वाइंट सीपी होते हैं उसमें जी। सबसे पावरफुल, सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई पोस्ट है तो वो ज्वाइंट सीपी क्राइम कहते थे। हाँ, सही है। हाँ, तो ज्वाइंट सीपी क्राइम के बड़े अलग अलग पता नहीं कितने डिवीजन हो गए जी, जी, बहुत हो गए। और मैं ज्वाइंट सीपी क्राइम बन गया। अच्छा, किस अगर ज़माने की बात थी? जब आप ये 2003 की बात है। अच्छा, जी। तो जब मैं और अंत में तो पुलिस कमिश्नर बना ही, जी, ऑफ़ कोर्स। जी। लेकिन जब जॉइंट सिविक क्राइम बना जी। और मैं उससे पहले स्टेट इंटेलिजेंस में था अच्छा। और मुंबई सिटी में एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ या पूरे देश के अंदर कह सकता हूँ कि एक प्रकार से बड़ा क्राइसिस था। जी। खौफ का, जी। डर का माहौल था, क्यों? क्योंकि मैंने चार्ज जो लिया और जी। मार्च में लिया, जी। 17 मार्च 2003 को। जी। उससे पहले जॉइंट कमिश्नर क्राइम का जी, जी। 13 मार्च को मुलुंड के ट्रेन ब्लास्ट हुए थे। जो करजत बाउंड ट्रेन थी उसके अंदर मुलुंड के रेलवे स्टेशन पर जी। ब्लास्ट हुआ था। अच्छा। उसमें मतलब जहाँ तक याद है 12 लोग मर गए, बहुत से लोग घायल हुए थे। जी। उससे पहले दिसंबर के अंदर जी। एक के बाद एक कई बम ब्लास्ट हुए। अच्छा। आपको याद होगा घाटपुर बम ब्लास्ट 2 दिसंबर का था, जी। जिसके बाद वो ख्वाजा यूनिस वाला जो केस हुआ हाँ। था, जी। पुलिस भी बदनाम हुई, सब कुछ उसमें हुआ। जी, जी। उसके बाद शिप्स में डिपो पे का बस में का बम मिला था, जी हाँ। विले पार्ले में का वहाँ बम ब्लास्ट हुआ, जी। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट हुआ। तो ब्लास्ट आफ्टर ब्लास्ट जी। लोगों में इतना डर था। पुलिस का फेल्योर भी कहिए, सरकार का भी फेल्योर कहिए, जिस प्रकार से कि जो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, हाँ। स्टेट के ऊपर भी बहुत बड़ा वो आ रहा था, पुलिस के ऊपर बहुत प्रेशर भी आ रहा था। और उस जमाने में दिसंबर में जो थोड़ा सा चेंज हुआ, 31 दिसंबर को एमएन सिंह जी पुलिस कमिश्नर होते थे, वो रिटायर हो गए। जी। उसके बाद आर एस शर्मा जो है जी। नए पुलिस कमिश्नर बन गए जी। और ये सब चल रहा था और केस को डिटेक्ट नहीं हुआ था। हुँ। उस समय जो है मुझको लाया गया ज्वाइंट सिविक क्राइम। ओके। और ज्वाइंट सिविक क्राइम लाने के बाद हमारा सबसे पहला काम से चैलेंज ये था कि इनको हमको डिटेक्ट करना है। ये बात जरूर है कि जो घाटकोपर के अंदर
जो कुछ लोग उन्होंने अरेस्ट किए थे पुलिस ने, क्राइम ब्रांच के पास केस था। तो इन केसेस को डिटेक्ट करना, सिटी को सेफ बनाना, और उस ज़माने में जो क्राइम का जो जॉइंट सिविक क्राइम था, बहुत ही, जैसे मैं कहा, बहुत ही पावरफुल पोजीशन थी। उस समय एटीएस होता नहीं था। उस समय आजकल ईओडब्ल्यू का भी एक अलग से जॉइंट कमिश्नर होता है। ऐसा भी कोई जॉइंट कमिश्नर नहीं था जो ट्रेडिशनल क्राइम है, दूसरे क्राइम, उसका अलग उसमें एक ही जॉइंट सिविक क्राइम होता था। उसी को जो है टेरर देखना है, वही को टेरर देता, वही Organized काउंटर crime वेट देखना देखता है, था, और वही इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग देखना है। वही सीरियस केसेस देखता था, वही इकोनॉमिक ऑफेंसेस देखता था, वही बैंक फ्रॉड देखता था, जी। वही नारकोटिक्स का एंटी जो ट्रैफिकिंग होता है, ड्रग ट्रैफिकिंग होता है, वही उसको देखता था। हाँ। तो पूरे सिटी के अंदर जी। क्राइम का ट्रेंड क्या चल रहा है, स्टेटिस्टिक क्या हो रहा है, आसपास के शहरों में क्या हो रहा है, आसपास के स्टेट्स में क्या हो रहा है, जी। उसका लेखा जोखा हर महीने जो है जॉइंट सिविक क्राइम का काम था कि एनुअल जो कॉन्फ्रेंस होती थी उसके अंदर उसको रखते थे। जी। तो अपना जो टेन्योर था जी। काफ़ी अच्छा गया, हाँ। और लेकिन उसमें कुछ इंसिडेंट इस तरह के भी एक जो बहुत ही जी। याद करने लायक है। जैसे कि कुछ एक बताइए। जैसे मैं घाटकों पर जो केस हमारा चल रहा था बम ब्लास्ट का, उसमें हम लोगों ने, क्राइम ब्रांच ने, नाम आपने सुना हो, साकिब नाचन जो सिम्मी का हाँ। पहले सेक्रेटरी रहा था, ऑल इंडिया सेक्रेटरी रहा था, जी। और हमें थाने जिले का पड़गा जो गांव है जी। उसका वो रहने वाला था। जी। उसको जब अरेस्ट करने भेजा तो वहाँ के लोगों ने, कि वहाँ एक तो पड़गा जो है बेसिकली मुस्लिम डोमिनेटेड गांव है, जी। ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है मुस्लिम वहाँ की, हाँ। और वहाँ इतनी लेडीज आई कि पुलिस वाले अरेस्ट ही नहीं कर पाई साकिब नाचन को पहले बार तो। जी। फिर दोबारा गए, पूरा जहाँ जब वो इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा और दयान हाँ प्रदीप शर्मा ये तो पुलिस उन पे हमला कर दिया था। उन पर हमला हुआ था। जी हाँ, फिर वापस आ गए। फिर वापस आए, जी। तो बाद में इनको खैर कि वो अरेस्ट हुआ। अरेस्ट करने के बाद एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि उस समय हमारे जो पुलिस कमिश्नर थे वारिस सलमा साहब थे। जी। जी। तो एक दिन, जैसे मैंने कहा कि देश के अंदर भी जगह जगह ब्लास्ट हो रहे थे, हाँ। और मुंबई सिटी तो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा, और लोगों में पता नहीं एक प्रकार का रिएक्शन इस तरह का आ रहा था, जी। अरे जो ब्लास्ट हो रहे हैं हाँ। ये रिएक्शन पे हो रहे हैं। अच्छा। कुछ बोलते थे भाई मुस्लिम लोगों के अंदर हुँ। बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, हुँ। सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस उनकी है। जी। कोई कहते थे कि जो वहाँ पर जो राइट हुआ है, गुजरात में जो राइट हुआ, गोधरा का जो राइट हुआ है, जी। या बाबरी मस्जिद वहाँ पर जो है अयोध्या के अंदर तोड़ी गई है, जी। उसका रिएक्शन हो रहा है। मैंने तब भी, उसके बाद मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, जी। ये सही नहीं है, ये इस प्रकार के मिथ जो है क्रिएट किए जा रहे हैं। ये हमारे यहाँ इस प्रकार के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, जी। ये सो कॉल्ड इस तरह के राइटर हैं, हुँ। जो जानबूझ करके पुलिस वालों को भी गुमराह करना चाहते हैं, देश को गुमराह करना चाहते हैं। और उस समय मैंने ये बात कही थी, उदाहरण के लिए गुजरात के जो राइट हुए, गोधरा जो है, वो 28 फरवरी 2002 को शुरू हुए थे। जी। उससे पहले 13 दिसंबर 2001 को हमारी पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, जी। दिल्ली के अंदर संसद में हुआ। उसके बाद में फरवरी या जनवरी के अंदर जे.एंड.के असेंबली में जो है, वहाँ पर जो है टेररिस्ट अटैक हुआ। हमारे यहाँ आपने नाम सुना होगा, वो जो जलीस अंसारी, हुँ। और एक दूसरा उसके साथ दूसरा अंसारी था, वो एक इंजीनियर था, ये डॉक्टर था। जी। किस प्रकार से 89-90 के अंदर उन्होंने कैसे वो किया है। जी। तो ये जो इस प्रकार के मिथ जो क्रिएट किए गए, हम ये नहीं समझ पाए कि जिहादी जो है एक प्रकार की रेडिकल आइडियोलॉजी है, और जब तक इसके जो सो कॉल्ड प्रीचर या उपदेशक रहेंगे, जब तक इनके ऊपर हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे, पॉजिटिव आइडियोलॉजी को नई लोगों को बताएंगे, तब तक ये सब चलता रहेगा। जी। और इस समय जो मैं कह सकता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एक प्रकार से जो हम कह सकते हैं लैक ऑफ पॉलिटिकल विल थी, हुँ। और उस हिसाब से लैक ऑफ पॉलिटिकल विल जब होती है, तो लॉ ऑर्डर जो स्टेट सब्जेक्ट होता है, तो इस तरह का ये सफ़र करते हैं लोगों, पता नहीं कितने स्लीपर सेल होंगे, नोबडी वाज नोइंग एट दैट टाइम। अब पुलिस को बिल्कुल पता है कितने स्लीपर सेल जो हैं। देखिए पुलिस वाले कोशिश करते हैं, इंटेलिजेंस करते हैं, जी। लेकिन जब माहौल इस तरह का हो जाता है हुँ। कि भाई एक तरफ से वोट बैंक की पॉलिटिक्स आप लोग करने लगे हुए, अगर पॉलिटिशियन ऐसे करने लगेंगे, जैसे मैंने बताया कि जैसे इसको अरेस्ट किया गया हुँ। साकिब नाचन को, जी। तो उस समय हमारे बहुत बड़े नेता, महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता, उन्होंने अपने बंगले पे यहाँ पे मीटिंग बुलाई, जी। और मीटिंग बुलाने के बाद हम लोगों मुझे हमको बुलाया, पुलिस कमिश्नर को बुलाया,
जी और मीटिंग के अंदर हमारे जो है भुजबल साहब उस समय डिप्टी सीएम होते थे, होम मिनिस्टर होते थे, और हमारे जो एसीएस होम थे जी बंदोपाध्याय जी, वो भी थे, एसीएस होम थे। जी। तो आप और कमिश्नर कौन, आर एस शर्मा, आर एस शर्मा जी वो दोनों गए उनके बंगले पे? बंगले पे गए। जी बंगले पे जो हमारे ये जो नेता थे उन्होंने अपने को फायर करना शुरू कर दिया कि भाई आप तो लेफ्ट एंड राइट जिसको मन करता है ऐसे मुस्लिमों को उठाते रहते हो, अच्छा और कोई भी कोंकणी जो है टेररिस्ट नहीं हो सकता, अच्छा। ऐसा उन्होंने कहा। हम्म, तो मैं ये अपेक्षा कर रहा था कि भाई हमारे जो सीनियर है वो कुछ बोलेंगे, जी पुलिस शर्मा साहब की मीन। पुलिस को डिफेंड करेंगे, क्राइम ब्रांच को डिफेंड करेंगे। बेसिकली क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जी लेकिन शर्मा जी भी कुछ नहीं बोले, एसीएस होम भी कुछ बोले नहीं। जी तो मैंने कहा ये सब मैं तो बोलना चाह रहा हूँ। हाँ तो कहना बोलिए। तो मैंने कहा सर जो आपकी सूचना है हम्म, ये एकदम से 20 साल पुरानी है कम से कम। अच्छा देश बदल गया है, जमाना बदल गया है। आप जो कहते हो कि कोई भी कोंकणी जो है, हम्म, कोई कोंकणी मुसलमान जो है आतंकवादी नहीं हो सकता। हम्म, मैंने कहा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि दाऊद इब्राहिम रत्नागिरी कोंकण का रहने वाला है। ये 93 के ब्लास्ट हुई है, उसमें सबको मालूम है कि दाऊद इब्राहिम का अंडरवर्ल्ड का कितना बड़ा हाथ है। तो आप ये कहना तो गलत है। उसके बाद मैं बोलता चला गया। तो हमारे जो भुजबल साहब हैं हम्म, वो बीच में बोले, अरे आप आरएसएस के बारे में तो कुछ नहीं बोल रहे हो, हम्म, ये मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोल रहे हो, सिमी के बारे में बोल रहे हो, अलकायदा के बारे में बोल रहे हो, देश में दुनिया में क्या हो रहा है। हम्म, तो मैंने कहा हम यहाँ एंटी नेशनल जो राष्ट्र विरोधी ताकतें उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम्म, मैं तो कभी सुना नहीं, कभी मैंने पढ़ा नहीं कि आरएसएस ने कोई राष्ट्र विरोधी काम किया हो। तो मैं बोलता गया, नेताजी हमारे जो वरिष्ठ नेता थे वो तो कुछ बोले नहीं, सुन रहे थे। उसके बाद में हमारे जो एसीएस होम थे हम्म, अपने बंदोपाध्याय जी, जी उन्होंने कहा, अरे यू आर टॉकिंग जस्ट लाइक ए पॉलिटिशियन। हाँ अच्छा तो मैंने कहा सर आई एम ए प्रोफेशनल, हाँ आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन। जी और मैं ये पॉलिटिशियन को ये बताना चाहता हूँ कि सच्चाई क्या है, जी सच्चाई मालूम होना चाहिए क्या है। वो हमारी बात माने या मत माने। जी तो मैंने वहाँ कहा, मैंने कहा सर आज अपनी बात आप मानो या मत मानो, लेकिन महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल भर के बाद मुंबई में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, आज नहीं तो कल मेरी बात को आप स्वीकार करोगे। मीटिंग खत्म हो गई। मीटिंग खत्म होने के बाद जब हम बाहर निकले बंगले से, हमारे पुलिस कमिश्नर शर्मा जी ने मेरा पीठ थपथपाई जी कि आपने तो कमाल कर दिया। मैंने आज तक सुना नहीं, पिछले 30 साल में मैंने आज तक ऐसा सुना ही नहीं जी कि कोई आदमी जो है हमारे जो ये वरिष्ठ नेता है इनके सामने को बोलने की हिम्मत कर सकता है। अच्छा और आपने तो, मैंने कहा सर आपको बोलना चाहिए था, आप सीनियर हो। कि नहीं मेरी तो हिम्मत नहीं हुई। तो उसके बाद खैर चलता रहा। उसके बाद लगभग 10 दिनों के बाद जी ये हमारे वरिष्ठ लीडर थे, उनके पीए का मुझे फ़ोन आया। हम्म तो बोला कि साहब ने आपको बुलाया है। हम्म तो मैंने कहा मुझे बुलाया है, पुलिस कमिश्नर को लेकर आना है क्या? जी मैं तो जूनियर आदमी हूँ। कहता नहीं आपको अकेले को बुलाया है। तो मैं गया बंगले पर। तो उन्होंने बोला कि सत्यपाल की जो आपने कहा था तो आपकी बात सही थी, मेरी वो थी, और इसका मुझे सॉल्यूशन बताओ। मैंने कहा सर सॉल्यूशन आप कर नहीं पाओगे। वोट बैंक की पॉलिटिक्स खेलने वाली कोई भी पार्टी और कोई भी लीडर इस जिहादी जो टेररिज्म चल रहा है उसको सोल्व नहीं कर सकते। तो खैर कह कर के अपनी बात कहता नहीं, बताओ फिर। मैं कहकर आ गया, हुआ तो कुछ है नहीं, आपको सब मालूम ही है। सही है इस तरह का उसमें वो चलता रहा अपना। बाद में हमारा 25 अगस्त 2003 का बहुत दुर्भाग्य से वो हमारा ट्विन ब्लास्ट हुए थे। एक जावेरी मार्केट में हुआ था, एक वहाँ पर हाँ गेटवे ऑफ गेटवे इंडिया ऑफ इंडिया पे हुआ। हम्म उसमें काफ़ी लोग मारे गए थे, हम्म और ये बहुत बड़ा व्यक्तिगत रूप से भी जी मैं जो इनसे भी क्राइम था, हम्म और क्राइम ब्रांच के लिए भी, हम्म, पूरी फोर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि भाई इसको कैसे इसको डिटेक्ट किया जाए, क्रैक किया जाए केस का। और मैं ज़रूर आज आपके सामने बात करना चाहता हूँ कि हमारे एक अधिकारी ने जो अंधेरी डिटेक्शन ब्रांच में काम करता था, जी आज मैं बता सकता हूँ कि अधिकारी भी रिटायर हो गया, केस भी पुराना हो गया। जी वो वास्तव में 3 दिन तक हम्म अपने सिर पर फलों का टोकरा रख करके हाँ और फल बेचता था।
बेचता रहा। 3 से फल भी नहीं लगा वो। 3 दिन तक फल बेचता रहा। कौन, विनायक सावदे? कौन अफसर? हाँ, विनायक सावदे, विनायक सावदे जी। उसी की बात कर रहा हूँ मैं, अच्छा विनायक सावदे। जी तो विनायक सावदे ने जी 3 दिन तक फलों का टोकरा रख करके, तहमन वहमन बांध करके, गोल टोपी लगा करके, जी क्योंकि हमको ये आइडिया लगा था कि इसमें जो बम ब्लास्ट हुए थे जी। गेटवे ऑफ इंडिया पे, उसमें जो ड्राइवर बच गया था, क्योंकि ड्राइवर अपनी टैक्सी को पार्क करके हाँ। वो थोड़ा खाने कुछ चला गया था, अच्छा तो वो बच गया। अच्छा। तो उसने बताया कि मैं 25 तारीख को भी, 25 अगस्त को भी, 24 अगस्त को भी, हम्म, मैं 2 दिन से यहाँ पे इस कॉलोनी से मेरे उसमें गाड़ी में बैठ के लोग आ रहे थे। अच्छा तो इसलिए हमको थोड़ा आइडिया था कि उस कॉलोनी में वहाँ आदमी हो सकते हैं। जी तो ये विनायक सावदे को क्रेडिट जाता है, जी। इतनी बड़ी मेहनत उसने की। हम्म और उसके बाद धीरे-धीरे हमको जो है केस जो है क्रैक हो गया। हम्म। मुझे लगता है कि शायद हो सकता है देश में पहला केस हो जी। कि छठे दिन हमने जो केस को जो है क्रैक किया, ट्विन ब्लास्ट हुआ। ट्विन ब्लास्ट। तो यानी ये 3 दिन तक ये मतलब जिस तरह से ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेट किया, तो आपको पूरे पल-पल की और एक-एक घंटे की खबर मिल रही थी क्या हो रहा है? और वो सब बता आप पूरा मॉनिटर कर हाँ, रहे थे। सब सब कर रहे थे। इससे पहले ऐसा कोई ऑफिसर ने इस तरह से अपना वेश बदल कर कुछ नहीं किया? देखिए, ऐसा तो बहुत कम लोगों की हिम्मत होती है। जी मैं एसपी गढ़चिरौली होता था। जी। गढ़चिरौली आपको मालूम है नक्सलाइट का एरिया था। हाँ हाँ। और ये पुरानी बात है 87, 88, 89 की। हम्म, और उस समय हमारा एक अफसर उस साइकिल में पंक्चर लगाने के लिए एक पुरानी साइकिल अपने कंधे पे लेकर के और कई दिनों तक वहाँ चलता रहा कि नक्सलाइट का जो हमको मालूम चले जी। कहाँ आते हैं, किस घर में आते हैं, किस गांव में आते हैं। हम्म, लेकिन ऐसे अफसर बहुत कम होते हैं, अच्छा बहुत कम होते हैं। ओके। तो इसके अलावा आपको और कोई स्टोरी याद है, कहानी याद है कि आपने एज ए जॉइंट कमिश्नर आपको कोई मेजर डिटेक्शन हुआ आपका? नहीं, मेजर डिटेक्शन तो मुझको लगता है करीब करीब हमने सभी किया है। पहली बात तो ये कि हम लोगों ने ईमान जो भी किया है ईमानदारी के साथ डिटेक्शन किया है। अच्छा पहले किसी ने कोई गलती किया है तो मैं नहीं कह सकता हूँ। जी कभी कभी चलता है कि जो हो गया, कई बार लोग गलती भी करते हैं। जी। लेकिन मैंने इस बात पे ईमानदारी पे बोला कि हमें किसी भी गलत आदमी को अरेस्ट कभी नहीं करना है। केस डिटेक्ट हो या मत हो, लेकिन हम किसी भी गलत आदमी को हम अरेस्ट नहीं करेंगे। अगर हम किसी गलत आदमी को अरेस्ट करते हैं, इससे 2 बातें होती है। एक तो ये कि मान लीजिए आपने किसी गलत आदमी को अरेस्ट कर लिया, जी। एक तो वो, उसका परिवार, उसके जानने वाले सारे जो है पुलिस के खिलाफ होंगे, हम्म, गवर्नमेंट के खिलाफ होंगे जी कि इनोसेंट आदमी को, निर्दोष आदमी को जो है अरेस्ट कर रहे हैं। वो आपके कभी हो नहीं सकते। नंबर 2, जो पुलिस वाले जिन्होंने असली काम किया नहीं, गलत आदमी को अरेस्ट कर लिया और चुप अपने उसमें बैठे रहेंगे, और उनको भी लगता है कि ऐसे लोग हम स्टेट गवर्नमेंट सीनियर अधिकारी को हम बहका सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को हम बहका सकते हैं, तो ये माहौल खराब करने वाली बात है। और इस तरह के कई बार होता है। जी ये दुर्भाग्यपूर्ण है अगर कोई इस प्रकार करता है। तो मैं इस बात के जहाँ भी मैं रहा, मैं हमेशा इस बात के खिलाफ रहा। हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, कोई भी गलत डिटेक्शन नहीं करेंगे, किसी भी निर्दोष आदमी को हम अरेस्ट नहीं करेंगे। हमारे लिए सब बराबर है, हम केवल कानून के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। हम जो है, कोई टेररिस्ट है, कोई आतंकवादी है, कोई कोई जो है अंडरवर्ल्ड का आदमी है, हमारे लिए वो जाति और धर्म, ये मजहब नहीं। हमारे लिए क्रिमिनल क्रिमिनल है, वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का मानने वाला हो। अब देखिए ये बात तो जो आपकी काबिल कबूल है नहीं कि आप जो है किसी को पर्टिकुलर टारगेट नहीं करते हो, सबके साथ न्याय से काम करना चाहते हैं। आपने अंडरवर्ल्ड के अंदर मेरे ख्याल से 150 से ज़्यादा एनकाउंटर किए हैं आपने। तो आपको लगता है कि 150 के 150 लोग जो हैं आपने जो मारे वो बहुत बड़े क्रिमिनल्स में, कितने तो ऐसे भी थे जो बहुत कुख्यात नहीं थे, जिनके खिलाफ कोई केसेस नहीं थे, कोई बहुत बड़े नहीं थे। तो अब एनकाउंटर तो देख समझ के किया नहीं जाता है। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो एनकाउंटर मैंने को किए नहीं। जी, ये बात ज़रूर है कि मेरी टीम थी, 2 एनकाउंटर की टीम थी। जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये 2-2 टीमें बताइए? हाँ, 2-2 टीमें थी। मैं आपको थोड़ा-सा बताना चाहता हूँ। जी, कब क्रिमिनल की तरफ से गोली आएगी ये आप नहीं बता सकते। जी, लेकिन गोली चलाने का मादा जिसको हम बोलते हैं ना, जी, जी, इस सब में नहीं होता। जी, पुलिस वाले ट्रेनिंग लेते हैं। जी, फौजी की बात अलग होती है, लेकिन सिख पुलिस वाले की बात अलग है। जी। मैंने बहुत लोगों को देखा है। हाँ, कई बार पुलिस वालों को बोलते हैं कि लाठी चार्ज करो, लाठी चार्ज नहीं करते। गोली की बात तो छोड़ दीजिए आप। अच्छा। मैंने कई महाराष्ट्र के अंदर कई बार ऐसे देखा है, मुंबई के अंदर भी देखा है, गोली चलाने की ज़रूरत है, कम्युनल राइट्स हो रहे हैं और लोग जो हैं गोली नहीं चलाते। कई बार उनसे राइफ़ल छीन कर के लोग जैसे सीनियर अधिकारी जो फायरिंग करते हैं, जी, हिम्मत नहीं होती है। जी, जब अंडरवर्ल्ड का मामला होता है या टेररिस्ट का मामला है, आतंकवादी का मामला है, उनसे कौन फाइट करेगा? जी। कौन उनको गोली चलाएगा? हुँ,
इसलिए बड़े सेलेक्टेड लोग उसमें रखा है। नंबर 2 पॉइंट, जब मैं था जो एनसीपी क्राइम था, और वो मरना ही क्यों? मतलब वो पैर पे गोली मार के जख्मी कर दें, हर बार जान से क्यों मारना होता है एनकाउंटर में? देखिए ऐसा कोई किसी का इरादा नहीं है। जी। दूसरी बात ये है, मैं बताऊं आपको, जब प्रेशर आता है पुलिस के ऊपर, जी। प्रेशर तो पुलिस के ऊपर आता है, हुँ, पब्लिक का भी प्रेशर है, हुँ, साइकोलॉजिकल प्रेशर कह लीजिए, गवर्नमेंट का प्रेशर आता है, हुँ, भई ऐसा हो रहा है, अंडरवर्ल्ड के लोग एक्सटॉर्शन कर रहे हैं या किसी हुँ। को गोली मार रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है? जी, दूसरी बात, हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, ये लोगों को न्याय नहीं देता है, या कह सकता हूँ कि बहुत कम न्याय देता है। और न्याय मिलता है तो लंबे समय तक के बाद न्याय मिलता है। अभी किसी ने हिसाब लगाया था, नीति आयोग ने, हुँ, नीति आयोग ने हिसाब लगाया हुँ, कि करोड़ों केस जो इस देश के कोर्टों में लंबित हैं, हुँ। उनको सबका का निपटारा किया जाएगा तो इसको 324 साल लगेंगे। अच्छा, 324 ईयर्स, 24 साल नहीं, ह अच्छा, 324 ईयर्स अगर सारे केस खत्म किए हैं तो। सारे केस खत्म किए जाए। जी, एक तो ज्यादातर हमारे जो जज बनते हैं ना हुँ, कोर्टों के अंदर, जी, ज्यादातर जी, वो पहले डिफेंस काउंसिल रहते हैं। वो अच्छा, डिफेंस का मतलब, वो आरोपी की तरफ से, एक्यूज की तरफ से, गैंगस्टर की तरफ से, टेररिस्ट की तरफ से जाकर के उनको वहाँ डिफेंड करते हैं, वो हुँ, जाते हो बन जाए। उनका जो माइंड सेट है, हुँ, माइंड सेट पुलिस के खिलाफ है, अच्छा, नंबर 1। हुँ, नंबर 2, पहले जो है जो हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते थे, हुँ, वो पुलिस के अंडर में काम करते थे। जी, हम जब एसपी में था, एसपी था डीआई था, वो हमारे नीचे काम करते थे। हुँ, बाद में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, हुँ, आई थिंक 93 या 94 की बात है, हुँ, उसको मिस इंटरप्रेट किया गया, हुँ, उसकी गलत व्याख्या की गई, हुँ, और गलत व्याख्या करके इस प्रोसिक्यूशन जो डिपार्टमेंट है, इसको पुलिस से अलग कर दिया गया। अच्छा, होम डिपार्टमेंट के अंडर में तो है, लेकिन पुलिस के अंडर में नहीं है। अच्छा, उससे क्या हो गया, वो इंडिपेंडेंट हो गए। जी, यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो बन रहे हैं, जी, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, हुँ, स्टेट गवर्नमेंट में जो पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, अपने जानने वाले, चाहे उनको ये कॉम्पिटेंट हो या ना हो, उनको ज़्यादातर को पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना देते हैं, जी, ऑफिसर जो है पुलिस के वकील बन जाते हैं। जी, तो उनको एज कम्पेयर टू दैम जो हमारे डिफेंस काउंसिल होते हैं, वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं, ज़्यादा जो है मेहनत करते हैं। एक तो ये केस है, हमारा हमारा केस, पुलिस के केस जो है कमज़ोर पड़ते हैं। जजेस जो है ज़्यादातर उनका जो माइंड सेट है वो थोड़ा-सा अलग है। तो उसके बाद जेल का जो है, अगर मान लिया कोई जेल में चला गया, तो ये आप जो जज की जो बात कही, कोई कोर्ट में ऐसा कोई आपके केस आपके सामने आया है जिसमें आपने देखा हो कि अरे भई एक केस हुआ था जे शूट आउट के बाद में, जी, जो केस हुआ था बाद में, जी, और हमारे पुलिस वाले गए थे यहाँ एक सेशन जज का वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, जी, कि जब गोली चली कोर्ट में, जी, तो उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने गए। हाँ, जज ने बोला कि जब गोली चली मैं थोड़ा नीचे देख रहा था। अच्छा, तो जब इस तरह की बातें करेंगी कि मैं नीचे देख रहा था, मैंने देखा नहीं कि गोली कौन चलाने वाला है, कैसे हो रहा है। जी, तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है, जब इतना जी, इतना कमज़ोर हो जाता है, जी, और साधारण जो कॉमन आदमी है उसको न्याय नहीं मिल पाता, जी, पुलिस के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आता है, जी, उस पुलिस के एक्स्ट्रा प्रेशर में आकर के पुलिस वाले भी, हो सकता है कभी-कभी वो भी गलती कर देते हों, जी, लेकिन ज़्यादातर जो केस हैं, ये कोई स्टेज वाला मामला नहीं है। हुँ, जब आमने-सामने क्रिमिनल्स आते हैं या टेररिस्ट आते हैं, आतंकवादी आते हैं, या अंडरवर्ल्ड के लोग आते हैं। जी, अंडरवर्ल्ड के लोग भी जो हैं, टेररिस्ट के बारे में तो आपको मालूम है। हुँ, आतंकवादी लोग, विशेष रूप से जिहादी जो लोग हैं, जी, वो तो जान को हथेली पे लेके घूमते हैं, जी। या मर जाएँगे या मारेंगे। उन्हें तो जान की परवाह नहीं, उन्हें तो जन्नत चाहिए। नहीं बट पॉलिटिशियंस भी तो इन्वॉल्वड होते हैं क्रिमिनल्स के साथ में। आप मैं इस बात को नहीं करता कि हाँ, पॉलिटिशियन वो नहीं हो सकता है। वो जो आपने जो एक शराब का जो मामला था, जो बहुत मशहूर था, वो मुझे कुछ बताइए? उसमें तो मुझे बाकायदा कई पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व थे ऊपर से नीचे तक। नहीं, वो ऐसा हुआ था कि वो बात जो आपने याद दिलाई है, जी, कि महाराष्ट्र के अंदर जो एक प्रकार से लीकर माफिया हम कह सकते हैं, जो इल्लीगल लीकर माफिया, जी, शराब गलत तरीके से बनाना और बेचना। अकेले मुंबई सिटी के अंदर इतना स्कॉच विस्की बिकता था, जितना जो है स्कॉटलैंड में विस्की बनता नहीं था। नकली शराब ना? और नकली अब शराब भी कह रहे हैं, स्कॉच विस्की भी मैं बोल रहा हूँ आपको, इंडियन मेड नहीं है, फॉरेन मेड की बात कर रहा हूँ मैं अभी। जी, उसमें जब मंत्रालय में मीटिंग हुआ, जी, हमारे डिप्टी सीएम थे, एक्साइज मिनिस्टर थे, जी, जब मीटिंग हुआ, बोला कि भई पूरे महाराष्ट्र के अंदर कहाँ-कहाँ जो है ये लोग जो है इल्लीगल जो है लीकर बना रहे हैं। जी,
उसका जो है आप लोग जो है सर्वे कराओ, सर्वे करा के जो सारी डेटा इकट्ठे करो। जी, तो पहले तो मैंने कहा, साहब मैं तो केवल शहर का काम देखता हूँ, मुंबई सिटी का, जी, ये तो डीजी ऑफिस को बताना पड़ेगा आपको, डीजी ऑफिस में कोई आदमी करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हमको आपके ऊपर भरोसा है तो आप करवाइए इसको, तब जॉइंट क्वेश्चन थे आपके जॉइंट सिविक क्राइम। और वो पूरे स्टेट में अवैध शराब के बारे में। अवैध शराब के बारे में, अवैध शराब कहाँ कहाँ बनती है, जी, कहाँ कहाँ उसको बेचा जाता है, बड़ा नुकसान स्टेट का हो रहा है, जी, आप इसको पता करवाइए। जी, तो खैर जो होम मिनिस्टर का आदेश हुआ, जी, तो मैंने पता करवा, पूरे स्टेट में पता किया कहाँ कहाँ हो रहा है। हाँ, तो मैं डेटा लेकर एक बार फिर मीटिंग हुई, जी, फिर हमारे डिप्टी होम मिनिस्टर भी थे, एक्साइज मिनिस्टर भी थे, जी, भी बताइए कहाँ कहाँ थे। हाँ, तो मैंने कहा जी, सबसे बड़ा जो है स्कॉच विस्की बनाने वाला तो आपकी पार्टी का आदमी है, अच्छा। हुँ, और यही उल्लासनगर में फैक्ट्री चलाता है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पार्टी का आदमी था, हाँ, उनकी पार्टी का आदमी उल्लासनगर में जो शराब बना रहा शराब बना रहा था। था। आपने गिरफ्तार किया उसको? नहीं, मैंने गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि मेरे जुरिडिक्शन से बाहर था। अच्छा, तो मैंने कहा सबसे पहले रेड उसी के ऊपर करना चाहिए। जी, सबसे ज़्यादा स्कॉच विस्की नकली वही बनाता है, जी, नकली और अवैध बनाता है। हुँ, लेकिन जब ये बात है कि पार्टी का मामला है, हाँ, हमारी पार्टी का आदमी जो है वो, और उनकी पार्टी का न केवल नेता था, वो तो विधायक था, अच्छा विधायक भी था? आमदार था। एमएलए? हाँ, आमदार था। ओह! तो बोला कि हमारी पार्टी बदनाम हो जाएगी। जी, तो बोले भाई नहीं, किसके ऊपर कोई रेड नहीं करना। बस, तो अगर इस तरह के हमारे राजनेता हो जाएंगे कि जी, भाई अगर आदमी अपना है, जी, चाहे वो कितना भी गलत काम करता हो, जी, चाहे वो अवैध शराब का काम करता हो, अंडरवर्ल्ड को मदद करता हो, या टेररिस्ट को मदद करना है, फिर क्या करेंगे। जी, ये माहौल तो जो बदला है ना देश के अंदर, जी, मैं इस बात को कह सकता हूँ कि माहौल जो है मोदी जी के आने के बाद बदला है। अच्छा। बट इसलिए फिर आपने सोचा कि मैं आईपीएस छोड़ के मैं जो पॉलिटिक्स में चले जाऊँ, ऐसा कुछ हुआ? देखिए, मैं इसके पीछे तो केवल इतनी बात नहीं कि मैं छोड़ कर चला जाऊं, जी, क्योंकि मेरा कोई परिवार तो पॉलिटिक्स में नहीं है। जी। बिकॉज़ आप एज़ ए पुलिस कमिश्नर हम्म, मतलब मेरे ख्याल से काफ़ी कामयाब पुलिस कमिश्नर थे आप और जहाँ तक मुझे पता है 150 साल की इस हिस्ट्री में मुंबई पुलिस की कमिश्नरेट की हिस्ट्री में किसी कमिश्नर ने इस्तीफ़ा नहीं दिया है पॉलिटिक्स जॉइन करने के लिए जो आपने किया है। ये बात आपकी सही है। जी, 150 साल के इतिहास में जी, मैं तो ये कहता हूँ कि जो आईपीएस अफसर महाराष्ट्र कैडर ज्वाइन करते हैं, जी, सब नहीं तो ज़्यादातर लोग 25 से 30 साल तक ये सपना देखते हैं जी, कि एक दिन मुझे ज़रूर मुंबई पुलिस कमिश्नर की कुर्सी पे बैठने का मौका मिले। ये सपना देखता है आदमी। जी, और मैं पहला हूँ जी। जो उस पोस्ट को छोड़ कर के जा रहा है। हाँ, तो क्यों मतलब बड़ी हैरानी की बात है, मैं आज तो हैरान हूँ, क्यों किया आपने ऐसा? जब मैं आया था जी, पुलिस कमिश्नर बन कर के, हुँ, बड़ा संकट का समय था हुँ, पुलिस के सामने। जी, और संकट का समय इसलिए, हुँ, वो भी जो आप बता रहे 150 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जी, कि मुंबई पुलिस के ऊपर अटैक हुआ हो। हुँ, हमारी कांस्टेबल्स, लेडी कांस्टेबल्स के जो कपड़े फाड़े गए, उनके यूनिफॉर्म वो कर दिया, उनको उनको मोलेस्ट किया गया हो, ये पहले कभी नहीं हुआ। ये आज़ाद मैदान के अंदर ऐसा हुआ। अच्छा, और हमारे पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाए। जी, बाद में जाकर के गोली चलाई, वो सब बाद में हुआ है। जी, कितनी बदनामी हमारी हुई है। जी, उससे पहले जो है इंदू मिल का केस हुआ था, हुँ, जब हमारे दलित भाई जो है इंदू मिल को डिमांड कर रहे थे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का हम जो है उसको मेमोरियल बनाएँगे। जी, जिस हिसाब से मतलब चल रहा था, हमको लग रहा था जैसे पुलिस के सामने अगर कोई जो है माइनॉरिटी के लोग आते हैं तो उसके लिए अलग कायदा है, दलित लोग आएँगे तो उसके लिए अलग कायदा है, हुँ, दूसरे लोग आएँ तो अलग कायदा है। जी, कानून सबके लिए बराबर है। हुँ, हम नहीं कर सकते कि मुसलमान है इसके लिए अलग कायदा है, या दलित है इसके लिए अलग है, या दूसरे लोग हैं इसके अलग कायदा है। हुँ, सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। हुँ, सबके लिए एक ही पैरामीटर है। जी, कानून व्यवस्था को जो भी तोड़ेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जी, एक तो ये बात, ये संदेश बहुत क्लियर गया। हुँ, नंबर 2, पुलिस का मोरल, हमने पुलिस की ट्रेनिंग हम लोगों ने किया। हुँ, पहली बार जैसे फोर्स 1 बना, हुँ, हमने जो है अपना जो है यहाँ पर जिसको बोलते हैं, अपना अपना मुंबई सिटी का हम लोगों ने इस प्रकार का तैयार किया, अपनी फोर्स तैयार की। जी, फोर्स 1 के उसके जैसे फोर्स 1 हमने तैयार उसके आधार पर तैयार किया। जी, हम लोगों ने पहली बार देश के अंदर फर्स्ट टाइम जी, हम लोगों ने मुंबई पुलिस इंटेलिजेंस स्कूल शुरू किया। अच्छा, पहली बार देश के अंदर, हुँ, जब मैं मुंबई पुलिस कमिश्नर था, जी, जैसे मैं जॉइंट सिविक क्राइम था, जी, देश का सबसे पहले साइबर लैब जी, 2003 के अंदर मुंबई सिटी के अंदर स्थापित हुआ, अच्छा, नास्कॉम की सहायता से 2003 में। जी, और जब मैं पुलिस कमिश्नर बना, देश का सबसे पहले सोशल मीडिया लैब जो है वो मुंबई पुलिस के अंदर बना। तो अच्छा, न केवल हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है सोशल मीडिया पे, उसको हम यहाँ पर एक प्रकार से स्कैन को या उसको हम मॉनिटर कर रहे थे, या हम जी, उसको करते थे। जी,
टेररिज्म के बारे में, सिटी को कैसे सिक्योर करना है, जी। लॉ ऑर्डर कैसे मेंटेन करना है, कम्युनल हार्मनी के बारे में। हुँ। जैसे मैंने कहा हमारे लिए सब बराबर है, तो कम्युनल हार्मनी के बारे में हम लोगों ने कितने सेमिनार किए होंगे, कितनी हम लोगों ने मीटिंग किया होगा, हम महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को कम करने के लिए हमने कितना किया। एक और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जी। जो शायद किसी पुलिस कमिश्नर ने पहले किया न बाद में शायद किसी ने किया है। जी। मैंने हर सैटरडे को, हर शनिवार को पुलिस दरबार लगाया। अच्छा। हर पुलिस कमिश्नर, जब पुलिस कमिश्नर जाएगा तो जॉइंट कमिश्नर भी जा रहे थे, जी। एडिशनल कमिश्नर भी जा रहे थे, हुँ। सारे डिप्टी कमिश्नर जाते थे। हुँ। हर शनिवार को 3 दिन पहले हम मीडिया को बताते थे कि पुलिस कमिश्नर कहाँ जाएगा, ये जॉइंट कमिश्नर कहाँ जाएगा, कौन से थाने में हम लोग जाएँगे। हुँ। ये मीडिया में भी आता था, पुलिस की जो वेबसाइट है उस पे भी जाता था। जी। और ये मैं पहली बार किया कि जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, जितनी भी हमारी पुलिस चौकियाँ हैं, उनके बाहर हम लोगों ने एक बोर्ड रखा था अच्छा। और उस बोर्ड पर हम लिखते थे इसी तारीख को मैं इतने बजे पुलिस कमिश्नर आएगा, जॉइंट कमिश्नर आएगा, डीसीपी आएगा, कोई भी आदमी बिना किसी अपॉइंटमेंट के वहाँ आ सकता है। जब मैंने चार्ज लिया, 2012 में चार्ज लिया था, जी। 2011 में मुंबई पुलिस की बात कर रहा हूँ मैं। जी। मुंबई पुलिस के खिलाफ लगभग 5,000 से ज़्यादा कंप्लेंट, शिकायत जो है स्टेट गवर्नमेंट को जाती थी। 5,000 ज़्यादा 5,000 से ज़्यादा केवल मुंबई सिटी के खिलाफ। क्या शिकायतें कैसी होती थी? और एक बार शिकायत, पुलिस ने हमारे से ये नहीं किया, पुलिस ने ये अत्याचार किया, आप जो भी कुछ कह लो, पुलिस ने हमारी एफआईआर रजिस्टर नहीं की, पुलिस ने हमारी तफ्तीश ठीक नहीं, तपास ठीक नहीं किया। हुँ। अलग डिफरेंट काइंड ऑफ कंप्लेंट्स, जनरल जी। जो कंप्लेंट्स होती है, जी। 5,000 की उसमें थी। अच्छा। ये रिकॉर्ड की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा। और मैं कहता था कि अगर मैं किसी की कंप्लेंट, जो किसी की प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर सकता, फिर दूसरा कोई सोल्व नहीं कर सकता। हुँ। सिविल केस होगा तो कोर्ट में जाना पड़ेगा। हुँ। और जब मैंने छोड़ा, हुँ। आपको जानकर बड़ा अच्छा लगेगा, हुँ। पुलिस के खिलाफ जाने वाली कंप्लेंट जो 493 एग्जैक्टली मुझे याद है अभी, अच्छा। मतलब लेस देन 10% रहेगी। और ये लेस देन 10% 90% आपने सॉल्व कर दी। 90% सोल्व कर दी। जी। ये 10% वो केस होंगे ज़्यादातर जो सिविल कोर्ट के सिविल केसेस थे, जिसे पुलिस इंटरफियर नहीं कर सकती। अच्छा। तो हम लोगों ने जो है इस फ्रंट पे हम लोगों ने काम किया, कम्युनल हार्मनी में किया। जी। इसका मुंबई सिटी को पूरा टेररिस्ट से कैसे सेफ बनाया जा सके, हर एक पुलिस स्टेशन के अंदर एंटी टेरर सेल स्थापित करी, जी। अपने ऑफिसर्स को ट्रेन किया, फिजिकली भी, मेंटली, इक्विवली। जो ये आजकल जो सीसीटीवी जो प्रोजेक्ट आया, जी। सीसीटीवी प्रोजेक्ट भी तब हमारे ज़माने में उसमें उसको सैंक्शन किया गया। हुँ। लोगों को हमारा जो इन्वॉल्वमेंट था एकदम, जी। लोगों जो है जिसको हम जो वो कहते हैं कम्युनिटी पुलिसिंग कहते हैं, हुँ। कम्युनिटी पुलिसिंग को बहुत बड़ा बूस्ट जो है वो दिया गया। वो जो केस बता रहे थे आपके, आपने किसी दूसरी पुलिस को इन्फॉर्म किया था आपकी सोशल मीडिया पे, आपको कुछ टिप ऑफ मिली थी कहीं? हाँ, जो निर्भया कांड हुआ था दिल्ली के अंदर, वो जो लड़की को एक बस में हाँ, लोगों ने उसमें रेप हुआ कर लिया था, उसके था। बाद हुआ था कुछ जी। देर बाद जो वहाँ जो 2013 में शायद। 2000 तो उसमें 2012 का शायद केस है वो, हाँ। 2000। तो उसके बाद जो फ्लैश क्राउड एकदम से इकट्ठी हुई थी, जी। जिसको मॉब बोलते हैं ना, फ्लैश मॉब हाँ। एकदम से आई। जी। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पर मुंबई के अंदर उसको मॉनिटर कर रहे थे, अच्छा। और ये फैसिलिटीज़ न उस समय आईबी के पास थी, न दिल्ली पुलिस के पास थी, पूरी इंडिया में हमारे पास थी। आईबी के पास भी नहीं थी? नहीं थी। दिल्ली की पुलिस के पास? नहीं, नहीं, हमारे हमारे पहली बार अच्छा। ऐसा कोई पुलिस या पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के पास ये फैसिलिटी थी, जी। और मुंबई पुलिस ने क्रिएट किया। जी। और हम लोग जो है कई बार जो है चेन्नई पुलिस कमिश्नर को हमने कई बार बताया, जी। दिल्ली पुलिस वालों को, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को मैंने इन्फॉर्म किया कि आपके यहाँ इस प्रकार का होने वाला है। जी। तो ये हम लोग उसको करते थे, और तो ये दिल्ली बहुत पुलिस ही कमिश्नर सक्सेस इसको इस बात से अवगत नहीं थे कि ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं, अवगत नहीं थे, अच्छा। बिकॉज़ दे वर नॉट मॉनिटरिंग सोशल मीडिया, वी आर मॉनिटरिंग सोशल मीडिया। अच्छा। ये क्या हो रहा है? तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि दे कुड टेक प्रिवेंटिव मेजर्स। देखिए, अच्छा। तो ख़ैर ये मेरा सिर्फ़ वो पॉइंट था कि फिर आप कितने वक़्त तक कमिश्नर थे और आपने कितना अपने टेन्योर ख़त्म से पहले रिज़ाइन किया आपने? हाँ, आपने जो सवाल पूछा कि मैं लगभग पौने 2 वर्ष, 2 साल के आसपास में पुलिस कमिश्नर था। जी। मेरा समय बचा हुआ भी था। जी। कितना समय बचा हुआ था आपका? अब मेरा 2 साल तो वैसे ही बचा हुआ था। तो फिर आपने सोचा नहीं कि मैं अपना पूरा टेन्योर पूरा कर लूँ और मुंबई पुलिस के साथ और कुछ सक्सेसफुल चीज़ें कर लूँ, फिर छोड़ के जाऊँ मैं? मुझको लगा कि उस समय देश के अंदर, देश जिसको कहते हैं, देश करवट बदल रहा था। जी। सेंटर के अंदर, केंद्र के अंदर यूपी की सरकार थी। जी। इस यूपी की सरकार में जिस प्रकार से स्कैम आफ्टर स्कैम, स्कैंडल आफ्टर स्कैंडल, जी। आपने पढ़ा होगा, 12 लाख करोड़ से ज़्यादा घपले हुए। जी। इतने ज़्यादा घपले हो रहे थे, लोगों में बड़ी निराशा थी। बम ब्लास्ट हो रहे थे, लोग सुरक्षित नहीं थे, इंटरनल सिक्योरिटी बहुत वीक थी, नक्सलिज्म बढ़ रहा है, टेररिज्म बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर की क्या हालत थी, रोज़ पत्थरबाजी हो रही है।
उसके बाद लोगों को एक नज़र आया कि मोदी जी के रूप में एक नई आशा की किरण लोगों को नज़र आई। मुझको भी लगा, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, मैं तो किसान परिवार का रहने वाला, गाँव का आदमी रहने वाला हूँ। जी। कौन से गाँव के हम? बागपत जिला बोलते हैं हम, आप बागपत। बागपत के हम? बागपत। आपने इलेक्शन आपने वहीं से किया? बागपत वहीं से लड़ा है। चौधरी चरण सिंह ने कभी उसको रिप्रेजेंट किया, उसका हाँ। किया। चौधरी चरण सिंह वहाँ रहे, इतनी मतलब जो है प्रसिद्ध कॉन्स्टिट्यूएंसी। जी। लेकिन उनके दिल्ली पुत्र शायद अजीत सिंह। अजीत सिंह अजीत सिंह उस वक़्त जो थे वो सिटिंग एमपी थे वो। सिटिंग एमपी थे, ये मिनिस्टर था, ये विद कैबिनेट मिनिस्टर था तब 2014 में। जी, और उसके बाद मुझे लगा ये शायद एक बहुत अच्छा शायद एक अवसर है। जी। ये बात ज़रूर है कि पार्टी के कुछ वरिष्ठ लोग ज़रूर मुझे बोल रहे थे, भई आप तो पुलिस कमिश्नर रह गए, अभी और क्या बड़ा हो क्या करेंगे? हाँ, तो अभी डीजीपी बन के ही क्या करोगे? जी, डीजी उसमें रैंक में आ गए हो। हाँ, तो मुझे भी लगा शायद ये बहुत अच्छा मेरे लिए एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। जी। तो पॉलिटिक्स एक इतनी बड़ी दलदल होती है, उस दलदल के अंदर आप जा रहे हैं और आपको खुद पता है कि राजनेता कैसी-कैसी चीज़ों में और होते हैं। तो आप एक एक पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, आपको ऐसा लगा नहीं कि आप अकेले जाके क्या चेंज कर लेंगे? यानी फ्रॉम खाकी टू खादी मतलब ठीक है, एक एज़ अ कमिश्नर होना, एक शहर की पुलिस का चीफ होना और बात है। लेकिन एक सदस्य होना पार्लियामेंट का, वो और बात है। एक अकेला सदस्य क्या चेंज कर लाएगा, क्या कर लेगा? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मोदी जी का जो मॉडल था, जी, मॉडल ऑफ गवर्नेंस कह लीजिए, जी, जिस प्रकार से उन्होंने गुजरात को चेंज किया, गुजरात का कायाकल्प किया, जी। तो लोगों में एक नई आशा जगी थी। हुँ, और जैसे मैंने कहा यूपीए में जिस प्रकार से एक प्रकार की वो कहते हैं कि नीति निर्णय को कर नहीं रहा था, बहुत स्कैंडल, तो मुझे लगा कि जिस प्रकार से माहौल जो बदल रहा है, ये आवाज़ प्रजा की आवाज़ थी, लोगों की आवाज़ थी कि लोगों को चेंज चाहिए, लोगों को परिवर्तन चाहिए। इस लोगों के परिवर्तन के बाद मुझे लगा कि मेरा जैसा आदमी भी अगर मोदी जी की टीम में आ जाए, उनके साथ लगेगा, मुझे भी लगता है कि मैं शायद अपने देश के लिए, अपनी राष्ट्र सेवा के लिए कुछ नया कुछ काम कर पाऊँगा। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा, अगर मुझे एक प्रकार से कह सकता हूँ कि सबसे बड़े जो जिसको कैटलिस्ट बोलते हैं ना, जी। ये मैं कह सकता हूँ कि वो मुझे महसूस हुआ। तो क्या किया आपने बागपत में जाकर आपने एमपी बनने के बाद में और इलेक्शन जीते कैसे? आपने अजीत सिंह को हराया कैसे? हाँ, ये बड़ा कठिन वो था। किसी ने सोचा नहीं। यहाँ भी मुझे लोग सोचते थे ये पागल आदमी है, जी, पुलिस कमिश्नर की पोस्ट पे रिज़ाइन कर रहा है हाँ, और जा कर के ल इलेक्शन में लड़ रहा तो बागपत में लड़ रहा। हाँ, यहाँ भी जो बड़े वरिष्ठ पॉलिटिशियन थे उन्होंने मुझे सलाह दी थी अच्छा, कि भई बागपत मत लड़ना। हाँ। वो 2 बार का सिटिंग एमपी था वो? नहीं, 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 साइ 7 टाइम, 7 टाइम्स? 7 टाइम, और शुरू से जब भी रहा तो कैबिनेट मंत्री रहा वो। तो पॉलिटिकल सुसाइड नहीं था आपका? 1937 से लेकर 1937 उनके फादर वहाँ रहते थे उनके। हाँ, बाद में चौधरी अजीत सिंह 7 बार के एमपी रहे हैं। अच्छा, अब बागपत के लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास करके मुझको जो है वोट दिया और अजीत सिंह तीसरे नंबर पे चला गया, दूसरे नंबर पे भी नहीं। अच्छा, मुझे 2.25 लाख से वहाँ के लोगों ने जिताया। अच्छ उसमें ये बात ज़रूर है जी, कि समय बहुत कम था। जी, 2.25 महीने मेरे पास केवल थे। अच्छा, मेरी पत्नी ने जो है उसकी टीम अलग थी, वो महिलाओं में जाती थी। जी, मेरी बेटी जो है वो स्कूल और कॉलेजों के अंदर जाती थी। हुँ, मैं उसमें जाता था, समय कम था, लेकिन लोगों में एक नई आशा जगी थी जी, कि ये पुलिस कमिश्नर है, एक ईमानदार अच्छा पुलिस कमिश्नर रहा है। निश्चित रूप से कि पिछले 60-70 वर्षों में कुछ नहीं हुआ, जी, शायद ये आदमी ज़रूर कुछ करके दिखाएगा, हुँ। और मैंने ईश्वर की एक बड़ी कृपा रही। तो क्या किया आपने बागबान में? क्या चेंज लाए आप? क्या-क्या डिफरेंस व्हाट डिफरेंस डिड यू मेक देयर? ये तो मैं कहता हूँ, जैसे कहते हैं ना, गूंगे को जी, गूंगा मिश्री का स्वाद या गुड़ का स्वाद नहीं बता सकता, जी, उसको खाना पड़ता है। जी, खाओगे तो मालूम चलेगा कि मिश्री का और गूंग उसका गुड़ का स्वाद क्या है। ये आप बागपत में जाओगे, तब आपको मालूम चलेगा कि बागपत ने क्या देखा है। बागपत के लोग आज भी मुझे विकास पुरुष के नाम से जानते हैं। अच्छा, जहाँ पर एक भी सड़क नहीं होती थी, एक भी रोड नहीं होती। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी गए थे, हमारे बागपत में जो सबसे बड़ा टाउन है, जी, उसको बोलते हैं बड़ौत। जी, जब बड़ौत में अटल बिहारी वाजपेयी गए, जी, उन्होंने कहा मैं पूरे देश में घूमा हूँ। हुँ, पूरे देश के अंदर हुँ, मैंने सड़कों में तो गड्ढे देखे हैं, हुँ, लेकिन गड्ढों में सड़क मैंने पहली बार देखी है। अच्छा, और मैं 2014 के जब इलेक्शन चल रहा था, चुनाव चल रहा था, उसके कैंपेन में ये बात कहता था। जी, बड़े-बड़े गड्ढे, कई-कई फुट वाले के गड्ढे थे। हुँ, आज वहाँ 5-5 राष्ट्रीय नेशनल हाईवे हैं। बागपत 5 में, बागपत के अंदर, बागपत से पास होती हैं। जी, 5-5 नेशनल हाईवेज़ हैं। अच्छा, वहाँ जो है सेंट्रल स्कूल्स आए हैं, वहाँ हुँ, पर हॉस्पिटल्स आए हैं। हुँ, वहाँ पर शायद ही कोई गाँव होगा जहाँ पर अच्छी कोई रोड नहीं गई होगी। हुँ,
वहाँ इतना काम हुआ, मुझे आपको याद है, वहाँ मैंने डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बनवाई है, जी, वहाँ पर मैंने जैसे जो हॉस्पिटल बनवाया है, मेडिकल कॉलेज वहाँ पर मैंने मंजूर कराया है। जी, बस कितने काम वहाँ पर हुए हैं कि मैं उसको शायद गिनाना मुश्किल है। पहली बार देश के अंदर 13 केंद्रीय विद्यालय मंजूर हुए, बागपत को भी एक केंद्रीय विद्यालय मिला। अच्छा, सबसे पहले पूरे देश के अंदर 6 जिसको हम बोलते हैं वेलनेस सेंटर, सीजीएच वेलनेस सेंटर, पूरे देश में केवल 6 मंजूर हुए। जी, उन 6 में एक जो है बागपत के अंदर मंजूर हुआ। अच्छा, इतने काम जो है बागपत के अंदर हुए। जब हम यहाँ सर्विस करते थे, हमारे बागपत का रहने वाले जो युवा था, कहीं सर्विस के लिए जाता था, वो बागपत नहीं बोलता था कि मैं बागपत का रहने वाला हूँ। वो मेरठ बोलता था कि मेरठ जिले का रहने वाला। उसको शर्म लगती थी कि वो बागपत का रहने वाला है। आज वो छाती ठोक कर कह सकते हैं, मैं उस बागपत का रहने वाला हूँ, जहाँ का प्रतिनिधित्व जो है, जहाँ हमारे सांसद जो है डॉक्टर सत्यपाल सिंह है। तो आपने ये क्यों नहीं सोचा कि बॉम्बे के अंदर ये सारे चेंजेस कर सकते हैं? बॉम्बे के अंदर आप आते हैं, बॉम्बे में भी तो गड्ढों में सड़कें हैं, यहाँ के रोड का प्रॉब्लम है, यहाँ पे इतने से आप जब लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव कर रहे हैं और आप बॉम्बे के अंदर आपने कहा कि सर्विस की, आप महाराष्ट्र कलर के हैं, तो आपने ये क्यों सोचा कि मैं बॉम्बे में सेवा करूँ और बॉम्बे को इम्प्रूव करूँ? जन्मभूमि जी, जन्मभूमि होती है, जी, कर्मभूमि कर्मभूमि होती है। जी, जिस जन्मभूमि में जहाँ पर मैं पैदा हुआ, जी, इसलिए रामायण में कहते हैं ना वो, जी, रामायण में आपने शायद एक इंसिडेंट सुना होगा हुँ, कि जब रावण को मार दिया गया, जी, तो कहते हैं विभीषण जो है लक्ष्मण के पास गया हाँ, और लक्ष्मण को बोलने लगा, भाई मेरा तो राज करने की इच्छा नहीं, ये तो हुँ, सोने की लंका है। हुँ, अब 14 वर्ष के बाद तुम वापस जा रहे हो अयोध्या में, हुँ, तुम्हें राज वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आज का ज़माना होता हुँ, तो 4 दिन में भी वापस नहीं मिलता। जी, वो 14 वर्ष के बाद जा रहे हैं, जी, उस समय तो कम्युनिकेशन के साधन भी नहीं थे। हुँ, तो कहते हैं कि विभीषण का मन भी डोल गया। अच्छा, उसका भी कहने लगा, हाँ, बात तो सही कह रहे हैं हुँ, विभीषण, हुँ, यही राज कर लेते, इतनी बढ़िया हमको राज कहाँ मिलेगा? जी, तो दोनों मिलकर जब भगवान राम के पास जाते हैं जी, और उनको ये बात करते हैं कि यहीं हम वो कर लेते हैं, हुँ, तो भगवान राम कहते हैं हुँ, कि ये सोने की लंका भी है लक्ष्मण, मुझे अच्छी नहीं लगती। हुँ, अपि ही स्वर्णमयी लंका नैमे लक्ष्मण रोस्ते, हुँ, जननी जन्म भूमि से स्वर्गात भी गरियसी। जी, ये सोने की लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती, हुँ, जहाँ मेरी जननी मेरी माँ है, हुँ, जो मेरी जन्मभूमि है, हुँ, वो तो स्वर्ग से भी बढ़कर है। हुँ। और इसीलिए बम्बे से मैं बागपत पहुँच गया। बहुत बढ़िया, क्या बात है! बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। मतलब जब एक ज़माना जब आप ज़ोन 7 में थे, हाँ, अंडरवर्ल्ड की बहुत सी शूटआउट्स हो रही थी हाँ, और बहुत से फ़िल्म वालों को मारा जा रहा था। बिल्कुल। तो उस वक़्त जो है आपको नहीं लग रहा था कि आप उन चीज़ों को उन हत्याओं की गुत्थी को सुलझा नहीं पा रहे, एक के बाद कौन किस गैंग का है और किस गैंग का लेबल है, या उनको क्यों अंडरवर्ल्ड मार रही है? आपको वो जो प्रॉब्लम नहीं लगा कि उसको सॉल्व कैसे कर सकें? देखिए, अंडरवर्ल्ड की प्रॉब्लम जो है जी, या आतंकवाद की प्रॉब्लम जी, केवल मात्र जो है कानून से जो है हल नहीं की जा सकती। जी, बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिकल विल चाहिए। जी, हमारे ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, जो राज्य करते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, उनकी बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है। जी, और उससे हमारे यहाँ जो जिस प्रकार की भूमिका चल रही थी, हुँ, अगर हम वोट बैंक की पॉलिटिक्स करेंगे, जी, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करेंगे, हुँ, न्याय की बातें हम नहीं करेंगे, तब तक ये बात संभव नहीं है। जी, इसलिए अंडरवर्ल्ड के बारे में यहाँ पर मुंबई में जो चल रहा था, आपको मालूम होंगे 1993 के बम जो सीएल ब्लास्ट हुए, जी, उसके बारे में आपको शायद आइडिया भी होगा। हुँ, एक कमेटी बनी थी, जी, एनएन वोरा कमेटी बोलते हैं उसको। राइट, एनएन वोरा कमेटी बनी कि ये अंडरवर्ल्ड एंड पॉलिटिशियंस, जी, अंडरवर्ल्ड्स एंड ब्यूरोक्रेट्स, जी, ये ऑफिसर्स, जी, उनके बारे में क्या नेक्सस है? हुँ, बहुत लोगों के नाम भी हैं। जी, जब मैं जॉइंट सिविक क्राइम था, हुँ, इकबाल कासकर, हुँ, दाऊद इब्राहिम का भाई, जी, उसका हम लोग दुबई से लेकर आए थे। जी, उसने स्टेटमेंट दिया तो उसका बयान यहाँ रिकॉर्ड किया गया। जी, मैंने भी उसको इंट्रोगेट किया कई बार। हुँ, वो तो रिकॉर्ड पर है, क्या हो रहा है? आईबी में भी रिकॉर्ड पर है। जी, मैंने नाम तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। हाँ, उसने बताया कि किस-किस राजनेता के अंडर हमारे दाऊद से, हमारे भाई से, छोटा शकील से किस-किस के संबंध हैं। ठीक है? ये सारी बातें उसने बताई थी। जी, जब हमारे लोग जो हैं, हमारे वरिष्ठ लोग ये हैं या हमारे राजनेता लोग अंडरवर्ल्ड से संबंध रखेंगे, जी, तो आप कैसे अंडरवर्ल्ड को खत्म करेंगे? कैसे आप आतंकवाद को खत्म करेंगे? इसलिए उसके लिए बहुत बड़ी पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। और इसलिए हम लोग जो है, जैसे मैंने कहा, जी,
एज डीसीपी, एज ज्वाइंट सीपी, जी, सब चीज़ आपके पास नहीं है। जी। हाँ, बहुत एज यूनिट हेड होने के बाद हुँ, आप इकाई के अगर चीफ हैं तो बहुत काम आप कर सकते हो, जी। बहुत निर्णय आप ले सकते हो। मैं नागपुर में पुलिस कमिश्नर रहा, पूना में रहा, मुंबई में रहा हूँ। हुँ, मैं मिशन मृत्युंजय शुरू किया। हुँ, अब मिशन मृत्युंजय के बारे में बताना चाहता हूँ। जी, हमारे एक क्यों जिसको हम बोलते हैं कि आतंकवादी या जिहादी आतंकवाद में या जो हमारे जो हाईली एजुकेटेड मुस्लिम यूथ क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? हुँ, उनको कुछ समझाने वाला नहीं है। जी, उन्हें ऐसा क्या लगता है क्यों है? कसाब को फांसी लगी, कसाब हुँ, का केस आपको मालूम होगा। जी। कसाब को फांसी दिलवाने का जो है वो श्रेय मुझको मिलता है। आपको मिलता है श्रेय? क्यों? क्योंकि मैं था उसमें। अच्छा, मैंने उसको जो है आर्थर रोड जेल से जो है पूना में शिफ्ट करवाया था, उसको जो है वहाँ पर उसको फांसी लगी थी जी, और ये बहुत सीक्रेट ऑपरेशन था। अच्छा, कसाब ने अपने इंट्रोगेशन में ये बात बताई। जी, हमने उससे पूछा गया, पुलिस ने पूछा, "भई आप क्यों आतंकवादी बने?" हुँ, एक तो बातें बताता है कि भई हम जाकर के मर जाएँगे हुँ, और जाकर हमको जो है जन्नत में पहुँचेंगे, वहाँ पर आपको जन्नत की जो है हूरें मिलेंगी, ये मिलेगी। मैंने कहा अब ये पहचान कैसे होगी कि आप जो है जन्नत में जाने वाले हो? तो उसमें 2 बातें हैं, ये हुँ, हमको ये बताया गया कि मरने के बाद भी उनको पता है शहीद हो जाओगे, शहीद हो जाने के बाद भी आपके चेहरे पर जो ग्लो रहेगी, बड़ी चमक रहेगी। मरने के बाद तो चमक खत्म हो जाती है, उदास हो जाता है। नंबर 2 उनके शरीर से बदबू नहीं आती। जी, तो उसको ले जाया गया ये जो हॉस्पिटल के मोर्चुअरी में, हुँ, उसको दिखाया, अब देखो भई ये जो तुम्हारे साथी पड़े हैं, मरे हुए पड़े हैं, हुँ, इन पे देखो उनके चेहरे पे कितनी चमक है, हुँ, कितनी ग्लो है। वहाँ तो खड़ा होना भी मुझको मुश्किल हो गया कि हमको तो ऐसे पता है। ये जो लोगों को जो ब्रेन वॉश करके इस कदर ब्रेन वॉश कर दें कि लोग सुसाइड बम्बर बन जाएँ। तो ये मिशन ये में से इन लोग इसलिए मैं उसे वही बता हाँ, रहा हूँ और ये मिशन मर्तुंजा इसलिए हमने शुरू किया कि मैं लोगों को, अपने युवाओं को, अपने स्कूल्स और कॉलेज में अपने बच्चों को ये बताना चाहता हूँ हुँ, कि आतंकवाद जो है ऐसे शुरू नहीं होता। ये जो आतंकवाद का जो जड़ है, उसका जो मूल है, वो माइंड के अंदर है। जी, या हमारे को हमको ये बताया जाएगा ये अलग हैं, हम अलग हैं। हुँ, ये जो भेद की जो बात की जाती है, हुँ, मुसलमान अलग है, हिंदू अलग है, हुँ। ये जो बातें हम बार-बार करते हैं, ये जो भेद जो समाज में पैदा, हम कहते हैं मनुष्य जाति एक है। सर ये तो आपकी पार्टी ही कर रही है सर। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं अभी तक नहीं बोलना चाह रहा था। हुँ। बट ये आप ही की पार्टी हिंदू अलग है, मुसलमान अलग कर रहे हैं। वही तो मतलब ये आपने देखिए, आप जो कह रहे हो, जी, मैं आपको कहता हूँ हमारी पार्टी का कोई नेता करता मुझको नहीं मालूम है। जी। हमारी पार्टी का ले है कि जस्टिस टू ऑल, अपीज़मेंट टू नन। सबको न्याय मिलना चाहिए। मैं सिर्फ़ ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके यहाँ अगर आप कह रहे हैं जस्टिस फॉर ऑल और सब बराबर हैं, तो राइट नाउ मुस्लिम समुदाय जो है बहुत ही आहत फ़ील कर रहा है। हाउ डू यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? हाउ डू यू गेट दिस फीलिंग आउट ऑफ देम? मैं ये देखिए कुछ लोग क्या हो गया है, जी, मैं आपको 2 उदाहरण बता रहा हूँ। जी, सीएए का कानून आया देश के अंदर। जी। सीएए के कानून का जो कमेटी बनी थी, हुँ। वो जॉइंट कमेटी का मैं चेयरमैन था पहले। सीए के आप जॉइंट कमिटी चेयरमैन थे उसके? मैं चेयरमैन था। अच्छा, बहुत स्टेट्स में हम लोग गए, जी, वो किया। ये जो कानून है, जी। ये कानून केवल उन लोगों के लिए है, हुँ, जो 3 देश हैं हमारे, जी, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, जी, कि वहाँ पर जो है धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पे अगर किसी का प्रोसिक्यूशन हो रहा है, किसी को डर हो रहा है, तो आकर के यहाँ नागरिकता ले सकते हैं, जी। जो दिसंबर 2014 तक इस देश के अंदर आए थे। ये मुसलमानों के खिलाफ तो नहीं है, हुँ, किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं है, जी, ये नागरिकता देने के लिए है। जी, नागरिकता देने के लिए, उन लोगों को नागरिकता देने के लिए जो बाहर इन तीनों देशों में रह रहे थे। हुँ, ये केवल उन्हीं के लिए था जी, और वो माइनॉरिटी उनके जो वहाँ माइनॉरिटी उनके लिए था। हुँ, लेकिन इसका दुष्प्रचार ये किया गया हुँ, कि ये जो सीएए का जो कानून आया है, हुँ, ये मुसलमानों की नागरिकता छीनने के लिए आया है। जी। और जिनको जो है यहाँ से भारत से, अपने हिंदुस्तान से बाहर भगाने के लिए है। ये दुष्प्रचार है। वो लोग तो इसी तरह आसाम में से शेल्टर वगैरह बना के उनको उस पे लोगों को रख दिया गया है। आप मुझे बताइए, जी, कितने लोगों को हम डिपोर्ट अभी तक हुए हैं? जब तक ये एस्टेब्लिश कोई भी एग्जीक्यूटिव एजेंसी इस बात को तय नहीं कर सकती कि आप विदेशी हो या आप इस देश के रह रहे हैं। अगर आपके पास है, वहाँ ट्रिब्यूनल बने हैं, ट्रिब्यूनल के आधार पर अगर ये तय होता है कि आप घुसपैठिया हैं, हुँ, और ये घुसपैठिए के तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जी, कि भई अपने देश के ऊपर जो घुसपैठिया का जो है, बांग्लादेश से जो इतने घुसपैठिया आ रहे हैं, इल्लीगल मतलब वो हो रहा है, तो उस पे उसकी रोकथाम ज़रूरी है। तो हमारी सरकार ने अगर उस बात के लिए प्रयत्न किया है, तो हम इस बात के लिए हमको जो है एप्रिशिएट करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं आपको उदाहरण बताना चाह रहा हूँ।
जी, हमारे बागपत के अंदर ऑन पेपर 23% मुस्लिम है जी, 23%। केंद्र सरकार की जितनी भी लाभकारी, जिसको हम वेलफेयर स्कीम्स बोलते हैं जी। यूपी उत्तर प्रदेश सरकार की या योगी जी का शासन चलता है, उनकी जो स्टेट गवर्नमेंट की जितनी वेलफेयर स्कीम्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी वेलफेयर स्कीम्स हैं, मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, जी। 48% बेनिफिशरी मुस्लिम्स हैं बागपत के अंदर। अच्छा। पॉपुलेशन वाइज 23%, बेनिफिट वाइज 48%। जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, मैं किसी को डिफेंड नहीं करता हूँ। अगर कोई आदमी जो है हिंदू मुस्लिम की बातें करता है, हम भारत की बात करते हैं, एक भारतीय की बात करते हैं। देश को जो 2047 तक आत्मनिर्भर पूर्ण रूप से विकसित देश बनाने की हम लोग बात करते हैं। आपने कुछ किताबें भी लिखी हैं सर, क्या विषय था उन किताबों का आपकी? देखिए, मेरी जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध किताब है उसका नाम है तलाश इंसान की। जी। ये अच्छा सवाल है, उसी से जुड़ा हुआ है। अच्छा। और जब हम इंसान की बातें करते हैं, जी। एक अच्छा इंसान कैसे बनाया जाए। सब लोग बोलते हैं इंसानियत कम हो रही है, लेकिन अच्छा इंसान कैसे बनाया जाए, अच्छा रास्ता कैसे हो, जी। सुख समृद्धि शांति, लोगों को दुनिया शांति कैसे मिले, ये जो रास्ता है। या इस धरती पर अगर स्वर्ग बनाना है तो धरती पर स्वर्ग ही कैसे बनाए। स्वर्ग जो है जन्नत, ये बोलते हैं ना, जी। कोई स्वर्ग बोलता है, कोई जन्नत बोलता है, कोई नरक बोलता है, ये ऊपर आसमान में कहीं है। जी। दुनिया में करोड़ों साइंटिस्ट हैं, इतने सैटेलाइट चल रहे हैं, आज तक किसी ने बोला है कि मैं स्वर्ग देख के आया हूँ, कहीं स्वर्ग रास्ते में मिला हो या नरक रास्ते में मिला हो। इसी धरती पर स्वर्ग है, इसी धरती पर नरक है। अगर आप दुख में हैं, आपके पास खाने पीने के लिए नहीं है, आपके पास दवाई के लिए आपके पास पैसा नहीं है, इलाज के लिए आपके पास जो है अच्छे डॉक्टर के पास आप नहीं जा सकते, आपके बच्चों के लिए अच्छे अगर स्कूल्स नहीं हैं, अच्छी आपके अच्छी हवा में सांस नहीं लेते हैं, तो आपके लिए नरक है। अगर आपके लिए सब अच्छा है तो आपके आपके लिए स्वर्ग है। तो मेरी किताब का यही है, इस धरती पर स्वर्ग कैसे बनाया जाए, अच्छा इंसान कैसे बनाया जाए और इस समाज को सुरक्षित कैसे बनाया जाए। ये केवल ये विश्वास करना कि केवल पुलिस वाले जो हैं वो जो है सुरक्षित समाज बना सकते, नहीं, बिना समाज के कोई पुलिस वाला जो है समाज को जो सुरक्षित नहीं बना सकता। सबको मिलकर काम करना चाहिए, ये किताब का विषय है। मेरा आखिरी सवाल, लास्ट सवाल। यस। आपको जब लॉ एंड ऑर्डर में इतना तजुर्बा था, इतना एक्सपीरियंस था, आपने जब इतने सारे चेंजेस और इम्प्रूवमेंट आप लाए हैं, एज अ डीसीपी से लेके जॉइंट कमिश्नर से लेके पुलिस कमिश्नर से लेके, आपको इस गवर्नमेंट ने होम मिनिस्ट्री में ऐसा कोई पद क्यों नहीं दिया, इवन स्टेट होम मिनिस्टर या कोई, कि आप पूरे देश के अंदर उसमें चेंज ला सकते थे, जो आपके सब्जेक्ट से कनेक्टेड था, आपका आपका अनुभव उसके अंदर बहुत ज़्यादा था, आपकी महारत थी, तो आपको ऐसा कोई मौका क्यों नहीं दिया गया? देखिए, ये पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, जी। हम लोग अपने लिमिटेड दायरे में सोचते हैं। जी। हमारा जो वरिष्ठ नेतृत्व है, जी। उसका होराइजन, उसका सोच हमसे बहुत बड़ा है। जी। वो देश के हिसाब से सोचते हैं, वो एक व्यक्ति के हिसाब से नहीं सोचते हैं। जी। मेरे लिए उन्होंने जो सोचा, जो काम मुझको देते हैं, मैं खुशी से उसको करता हूँ। और मैं किसी पद के लिए नहीं गया हूँ, किसी जगह के लिए नहीं गया हूँ। मुझे लगता है कि आदमी जहाँ भी जाए, जैसे बोलते हैं ना, जहाँ भी आप जाओ, अंधेरे को दूर भगाओ। जहाँ भी जाओ वहाँ अच्छा काम करो, समाज के लिए काम करो, देश के लिए काम करो, इस मानवता के लिए काम करो। और मुझे लगता है उसके लिए मुझे पार्टी भी बहुत मुझे मौका भी दे रही है, जहाँ मुझे और उसके अलावा जहाँ भी मैं जाता हूँ, और यही संदेश मैं लेकर के जाता हूँ। यही संदेश है कि हमारे लिए देश पहले है, राष्ट्र पहले है, और हम सब लोग, पार्टी भी बाद में है और हम तो पार्टी के भी बाद में हैं। तो दोस्तों, आपने सुना कि इस वक्त श्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने कितनी बेहतरीन बातें जो हैं वो हम लोगों से की हैं। हमको बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा। मैं ये सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा कि आपको इस कॉन्वर्सेशन से, हमारी डिस्कशन से, आपको कौन से पॉइंट्स अच्छे लगे? आपको किन चीज़ों से आपको एक नई सीख और एक नया सबक मिला? आप कमेंट सेक्शन में बताइए हमें। बहुत-बहुत धन्यवाद सिंह साहब। और बहुत-बहुत धन्यवाद आपको भी। बरसों के बाद आपसे मुलाकात हुई है जी, हुसैन जी, थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत स्वागत। राइट। बहुत मैं जब जर्नलिस्ट था तो मुलाकात होती है, वैसे आप जो है फिर पहले कमिश्नर से चले गए तो मुलाकात नहीं हुई। बट थैंक यू सर फॉर कमिंग टू माय चैनल। थैंक यू वंस अगेन सर।